यदि आप सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर यदि आप वंशावली सबमिट कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आप अपना बहन का नाम वंशावली में नहीं दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर आप वंशावली बनाने जा रहे हैं और आपका दिमाग में इस टाइप का बात चल रहा है कि बहन का नाम नहीं देंगे वंशावली में, तो क्या होगा, सिर्फ भाई का नाम दे देंगे। तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। देखिए, यदि आप वंशावली बना रहे हैं तो आप अपना पिता से यदि वंश वृद्धि बनाते हैं, आप सभी भाई का नाम देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना बहन का भी नाम देना होगा। ये काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपका बहन हिस्सा नहीं लेना चाहती है आपकी प्रॉपर्टी में, जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तब ऐसे स्थिति में आपको अपना बहन से लिखवा लेना होगा। आप कैसे बहन से लिखवाएंगे, तो आप एक एफिडेविट पे भी उससे ये लिखवा सकते हैं। वो अपना स्वेच्छा से जो है अपना अधिकार को त्याग करती है, उसको अब पिता का कोई भी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इस टाइप का यदि आपका बहन लिख देती है, तब ऐसी स्थिति में दिक्कत नहीं होगा। बहुत व्यक्ति के द्वारा जो है मतलब वंशावली बनाया जा रहा है और बहन का जो है फर्जी सिग्नेचर कर दिया जा रहा है, या फिर बहन का नाम से एफिडेविट बना लेता है और खुद से सिग्नेचर कर देता है। तो ऐसे स्थिति में यदि आपका बहन कभी बाद में किसी प्रकार कोई शिकायत करता है, ऐसे स्थिति में आप लोग धोखाधड़ी का मामला में फंस सकते हैं। तो ये चीज़ से आपको संभल के रहना होगा। आप यदि वंशावली बना रहे हैं तो आपको बहन का नाम देना ही देना है। यदि आप वंशावली में फर्जी हस्ताक्षर करेंगे तो ऐसे भी स्थिति में बहुत बड़ा मुसीबत होने वाला है और आप चाहेंगे कि वंशावली से अपना बहन का नाम ही हटा दें, तो ऐसे भी स्थिति में आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो आपको फर्जी सिग्नेचर करने से बचना चाहिए और आपको बहन का नाम भी जो है वंशावली में शामिल करना चाहिए। यदि आपका बहन अपना स्वेच्छा से अधिकार त्याग करती है, तो आप बहन से 100 रुपया का एफिडेविट पे लिखवा लेंगे, उसको नोटराइज कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मेरा जो है सिस्टर का शादी 2005 से पहले हुआ, तो आपको बता दें शादी 2005 से पहले हुआ या फिर 2005 के बाद हुआ है, उससे कोई मतलब फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। यदि आपका पिता का कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका पिताजी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है और वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अभी यदि पिताजी जीवित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में यदि भाई के बीच आपसी बंटवारा हो गया है, जैसे पंचनामा बंटवारा होता है या फिर पंचनामा लिखित बंटवारा होता है, मौखिक बंटवारा नहीं चलेगा, लिखित रूप में होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में यदि 2005 से पहले बंटवारा हो गया है, तब ऐसी स्थिति में यदि बहन चाहती है उसमें हिस्सा लेने, तो वो नहीं ले सकती है। 5 के बाद जो है भाई के बीच में बंटवारा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में जो है बहन हिस्सा ले सकती है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत व्यक्ति का ये भी प्रश्न है कि बहन जीवित नहीं है, तो क्या भांजा या भांजी जो है वो दवा कर सकती है? तो आपको बता दें, जैसे आप 3-4 भाई है मान लेते हैं, तो कोई भाई यदि जीवित नहीं है, तो उसका जो भाई जीवित नहीं है, उसका जो बाल बच्चा है वो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा ही ना। तो इसी प्रकार से बहन पे भी यही नियम लागू होता है। यदि आपका बहन जीवित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो भी उसका बाल बच्चे है, आपका बहन का बाल बच्चे, यानी कि आपका कौन हो गया, भांजा या भांजी, तो वो यदि चाह ले तो वो हिस्सा ले सकती है कानूनी तौर पे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब मान लीजिए यदि आपका बहन जीवित है, बहन चाहती है कि भाई को प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, हिस्सा नहीं लेंगे, और आपका जो भांजा भांजी है वो चाह रहा है कि नहीं हम हिस्सा लेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। यदि आपका बहन जीवित है और वो चाह रही है कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति में बहन से जो है आप लोग नोटराइज जो है एफिडेविट करवा लीजिए, कम से कम 100 रुपये का एफिडेविट पे उससे ये लिखवा लीजिए कि वो अपना हक का त्याग कर रही है। आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप लोग मौखिक बंटवारा किए हैं, मान लीजिए भाई भाई में मौखिक बंटवारा किया है, बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए एक टुकड़ा टुकड़ा में प्लॉट है, एक प्लॉट यहाँ, एक प्लॉट यहाँ, एक प्लॉट यहाँ है, काफ़ी दूर दराज में प्लॉट रहता है, तो जैसे 2-3 भाई है तो प्लॉट बाय प्लॉट हिस्सा करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 3 भाई है तो हर जितना प्लॉट है सभी प्लॉट को 3-3 टुकड़ा किया जाए, ऐसा हिस्सा नहीं करता है। बोलता है कि एक प्लॉट आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, इसी टाइप से होता है। तो ये जो है मौखिक यदि इस टाइप से किए हुए हैं और भाई के मन में यदि खोट है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा परेशानी में फंस सकते हैं। तो यदि आप लोग मौखिक बंटवारा किए हैं तो उसको आप लोग लिखित रूप दे सकते हैं। आप लोग कम से कम 100 रुपया का एफिडेविट पे यदि ये बंटवारा बनवा लेते हैं, बंटवारानामा बना लेते हैं। ये बंटवारानामा 100 रुपया का एफिडेविट पे कैसे तैयार किया जाता है, इस टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। तो आप यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग लिखित बंटवारा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हालांकि यदि आप लोग लिखित बंटवारा करते हैं और सादे कागज पे करते हैं तो सर्वे वाला काम आपका हो जाएगा, और इन फ्यूचर्स यदि कोर्ट वोर्ट में कुछ साबित करना हो, यदि बाद में कोई झमेल हो जाता है, कोई भाई के बीच में विवाद हो जाता है, तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए आप लोग कम से कम 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे पारिवारिक बंटवारानामा ये जरूर तैयार कर ले, ताकि भविष्य में कोई आप लोग को दिक्कत ना हो। साथ ही साथ बहुत व्यक्ति के द्वारा ये भी प्रश्न किया जा रहा था कि बहन का तो शादी बहुत पहले हो गया है, अब जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टी बनाए हैं भाई भाई में, जैसे 3-4 भाई है तो वो सभी भाई जो है कमा के कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो क्या उसमें अब बहन का हिस्सा होगा? तो नहीं, उसमें बिल्कुल भी बहन का हिस्सा नहीं होगा।
वो बहन जो है हिस्सा उसमें लेने का हकदार ही नहीं है। तो यदि आप लोग अपने से कोई प्रॉपर्टी को बनाए हैं खुद से कमा के, तो आप टेंशन फ्री है। यानी कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। यानी कि आपका पिताजी को आपका दादा से मिला है और आपका दादा को आपका दादा के पिता से मिला है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन चलते आ रहा है उसी को पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं। और वही पुश्तैनी ज़मीन में ही सिर्फ बहन हिस्सा ले सकती है। यदि वीडियो से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।